अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा है। इसमें हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने स्टार्ट करना है शॉर्ट क्वेश्चन 15.10 से। सो चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन है 15.10। शो दैट E and delta phi by delta t have same units. So dear students, हम ये बात जानते हैं कि जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके मुताबिक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है किसी कॉइल या लूप में से मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज की वजह से ये उसका एक्सप्रेशन है। अब n सिर्फ एक नंबर है, इसके कोई यूनिट्स नहीं है, तो ये जो दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं तो यकीनन इनके यूनिट्स भी इक्वल होंगे। सो हमने यही बात प्रूव करनी है। हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, जो किसके इक्वल है, जो कि है ईएमएफ E। सो यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो यूनिट्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या होते हैं, वो होते हैं वोल्ट्स V। और अब हम यहाँ पे ये एक्सप्रेस करेंगे, सिंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज equal to potential difference as far as dimensions and units are concerned, and potential difference is equal to work done per unit charge or energy supplied per unit charge। अब जाहिर बात है कि एनर्जी डिफरेंट पर्पसेस के लिए सप्लाई होती है, वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं। क्या स्टैटिक चार्जेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी कर रहे हैं, या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्कस कर रहे हैं, या बैटरी की सप्लाइड एनर्जी पर यूनिट चार्ज डिस्कस कर रहे हैं ईएमएफ के लिए, और या फिर आप किसी लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें डेफिनेशन चेंज करनी पड़ती है। लेकिन हमें यहाँ से पता चलता है कि वोल्ट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलम लिख सकते हैं। सो फर्दर इस रेफरेंस से वोल्ट की जगह पे जूल पर कूलम लिखा जाएगा। फिर आप ये बात कहोगे कि चूंकि वर्क डन का एक्सप्रेशन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। सो जूल की जगह पे लिखा जा सकता है न्यूटन एंड मीटर। फिर आप लिखोगे सिंस चार्ज का एक्सप्रेशन Q इज इक्वल टू IT होता है, द करंट फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन अ गिवन टाइम इज सेड टू बी चार्ज। तो जो करंट और टाइम का प्रोडक्ट है वो इस केस में चार्ज कहलाता है, इसलिए कूलम की जगह पे हम एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं। इसलिए ये एक्सप्रेशन फर्दर बनेगा न्यूटन मीटर ओवर एम्पियर सेकंड। फर्दर अगर आप यहाँ से बेस यूनिट्स की तरफ चलने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि चूंकि F इज इक्वल टू MA होता है, इसलिए आप न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर सकते हैं। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर ओवर एम्पियर सेकंड। सो बेस यूनिट्स बन रहे हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब पर एम्पियर। सो ये हमने यूनिट्स ऑफ E की बात कर ली। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी के इक्वल है। सो अगर यहाँ पे लिखा जाए कि यूनिट्स ऑफ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी क्या होंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट्स वेबर होते हैं, उसके चेंज के यूनिट भी वेबर ही होंगे, और टाइम के यूनिट सेकंड होते हैं, टाइम में आने वाले चेंज के यूनिट्स भी सेकंड ही होंगे एज फार एज SI यूनिट्स, दैट मीन्स मीटर्स, किलोज एंड सेकंड बेस्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज कंसर्न्ड। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस मैग्नेटिक फ्लक्स फाई B इज इक्वल टू B डॉट A, सो वेबर कैन बी रिप्लेस्ड विद टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। सो एक्सप्रेशन बन जाएगा टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड। फर्दर आप यहाँ पे ये बात बताएंगे, सिंस magnetic field strength is described by magnetic force experienced per unit current carried by the conductor placed perpendicular to magnetic field। तो इस एक्सप्रेशन में अल्फा 90 डिग्री और साइन अल्फा जो है वो 1 कंसीडर्ड है। सो हम टेस्ला को रिप्लेस कर सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर से। सो अगर इसको रिप्लेस कर दें तो क्या होगा, ये बन जाएगा न्यूटन ओवर एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड। फर्दर 1 मीटर मीटर स्क्वायर में से एक पावर के साथ कैंसिल आउट होगा और बन जाएगा न्यूटन मीटर ओवर एम्पियर सेकेंड। अब यहाँ से 2 काम किए जा सकते हैं। पहला काम हम ये कर सकते हैं
कि हम ये लिख दें सिंस वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, तो जूल लिखा जाएगा न्यूटन मीटर की जगह पे, और अगर हम ये कह दें कि Q इज इक्वल टू आई टी होता है तो इस वजह से कूलम किसके इक्वल आ जाएगा, वो एम्पेयर सेकंड के इक्वल आ जाएगा। सो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा जूल ओवर कूलम, और फर्दर आप ये रेफरेंस देंगे कि चूंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका रिलेशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, इसलिए वोल्ट जूल पर कूलम को रिप्लेस कर सकता है, तो ये वोल्ट लिखा जाएगा। तो इस वजह से हम जहां तक भी डेरिवेशन करें, हम उस रेफरेंस से इस पॉइंट को, इस पॉइंट को या इस पॉइंट को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। और अगर हम चलना चाहें बेस यूनिट्स की तरफ, तो हम अगेन ये बात लिखेंगे कि सिंस F इज इक्वल टू MA, सो न्यूटन कैन बी रिप्लेस्ड विद किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो जब हम इस जगह के ऊपर ये बेस यूनिट्स पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा किलोग्राम मीटर per second square into meter over ampere second. That means this is equal to kilogram meter square over second cube and ampere. So इस तरीके से हमने यहाँ पे इसके बेस यूनिट्स डिराइव आउट कर दिए, और हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी के आने वाले बेस यूनिट्स EMF E के बेस यूनिट्स के इक्वल हैं। सो हम ये बात लिख सकते हैं, hence proved that units of induced EMF E are equal to units of delta phi by delta t। तो इस तरीके से हमने इस शॉर्ट क्वेश्चन को आंसर कर देना है। आज का हमारा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है 15.11। क्वेश्चन है when an electric motor such as an electric drill is being used, does it also act as a generator? If so, what is consequence of this? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से हम इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं आर्मेचर कॉइल की रिप्रेजेंटेशन, और उसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है उन्हें हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे नॉर्थ और साउथ पोल के जरिए से, और ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं एक सेंट्रल एक्सिस जिसके गिर्द ये कॉइल रोटेट कर सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स ड्रॉ कर ली हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल, और जो कॉइल हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं इस तरह से। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वो शाफ्ट है जिसके साथ कोई चीज जब अटैच होगी तो ये मोटर उसको घुमाएगी, और इस जगह के ऊपर ये अटैच है सेट ऑफ 2 हाफ रिंग जिसे हम स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर भी कहते हैं, और इसके साथ यहाँ पे इस तरीके से कार्बन ब्रशेस मौजूद होते हैं, और कार्बन ब्रशेस आगे किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, ये किसी बैटरी या पावर सप्लाई के साथ कनेक्टेड होते हैं इस तरह से थ्रू अ स्विच। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से एक स्विच मौजूद है, तो ये इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होता है। अब जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है, ये प्लस और ये माइनस बनता है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V अपीयर होता है। लेट्स से हम कहते हैं कि कॉइल की रेजिस्टेंस R है, तो जैसे ही मोटर का हमने स्विच ऑन किया है तो इसमें से करंट फ्लो करता है आर्मेचर कॉइल में से, जिसका एक्सप्रेशन V ओवर R होता है। लेट्स से अगर V 12 वोल्ट है और कॉइल की रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो इसमें से फ्लो करने वाला जो करंट है वो 6 एम्पेयर के बराबर वैल्यू रखता है, और जैसे ही करंट फ्लो करता है तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT के मुताबिक। जूल्स लॉ है जिसके मुताबिक 3 चीजों का प्रोडक्ट, करंट का स्क्वायर, रेजिस्टेंस और टाइम, ये हीट एनर्जी जनरेटेड के इक्वल होता है। सो इस वजह से हीट एनर्जी जनरेट होगी, और अगर ये हीट एनर्जी लार्ज हुई तो इसके नतीजे में क्या हो सकता है, इसके नतीजे में जो आर्मेचर कॉइल है वो बर्न आउट हो सकती है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे ही करंट फ्लो करता है तो उस वक्त ये कॉइल किस तरह से एक्ट करती है, ये एक्ट करती है एज अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये बात हमने चैप्टर 14 में जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन था उसमें डिटेल में डिस्कस की थी।
इसका डायरेक्शनल फार्मूला मैग्नेटिक फोर्स एफ बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू एल यूनिट वेक्टर क्रॉस बी यूनिट वेक्टर बनेगा और कन्वेंशनल करंट सपोज्ड है इसलिए यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा। रेफरेंस के तौर पे अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई एक्सिस और बोर्ड से बाहर आता हुआ जेड एक्सिस ड्रॉ करें तो हम ये बात देख सकते हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है इस कॉइल में वो इस डायरेक्शन में है। सो हम करंट की डायरेक्शन में ही लेंथ एज्यूम करते हैं। सो इस केस में जो लेंथ है वो लेंथ किस तरफ है, इस वाले केस में वो है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट मींस वाई एक्सिस की तरफ। तो इसलिए लिखा जाएगा प्लस जे, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ है, किस तरफ है, आई डायरेक्शन में है। डियर स्टूडेंट्स, हमने शॉर्टकट मेथड पढ़ा हुआ है कि अगर हम सर्कल में इस तरीके से आई, जे और के लिख लें तो हम यहां से प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्लियरली देख रहे हैं कि जे और आई का क्रॉस प्रोडक्ट माइनस के इक्वल होगा। इसका मतलब है इस एंड के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो इनटू द पेज लगेगी। सो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है यहाँ पे। सो ये मैग्नेटिक फोर्स है। और अब अगर हम इस कॉइल की इस साइड की बात करते हैं यहाँ की, तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वो अगेन डायरेक्शनल फार्मूला एल क्रॉस बी से लिखा जाएगा। और यहाँ पे जो लेंथ की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन में डाउनवर्ड ली जाएगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, तो माइनस जे हैट इसका यूनिट वेक्टर होगा। मैग्नेटिक फील्ड आई हैट दैट मींस नॉर्थ से साउथ के लिए किस तरफ है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। सो इस वजह से जब हम यहाँ पे माइनस जे क्रॉस आई करेंगे तो आंसर अगेन माइनस के आएगा और दो माइनस साइन प्लस हो जाते हैं, इसलिए आंसर प्लस के इक्वल आएगा। तो इस डायरेक्शन पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो यहाँ पे इस तरह से एक्ट करेगी और ये दोनों फोर्सेस कपल बना लेंगे। टॉप व्यू लें तो हमें क्या दिखाई देगा कि इस तरीके से ये एंड है जिसपे मैग्नेटिक फोर्स ये वाली जो है वो इनटू द पेज अप्लाइड है, और इस तरफ जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ये वाली है, और इसकी वजह से टॉर्क ऑफ कपल एक्ट करेगा, जिसे हम टॉर्क कपल आर्म इनटू सिंगल फोर्स लिख सकते हैं। और कपल आर्म चूंकि 2 टाइम्स रेडियस होता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये रेडियस है और ये रेडियस है, सो लिखा जाएगा 2RF, और FILB होता है। 2R और L मल्टीप्लाई होकर इस कॉइल का एरिया बनाते हैं, सो IAB टॉर्क है। और नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम यहाँ पे N भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और इसके अलावा अगर ओरिएंटेशन कुछ और हो, दैट मीन्स यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये वाली हो, लेकिन जो लूप है वो रोटेट करके इस तरह से आ गई हो कि मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो, इस तरह से। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, इस केस में हमें ये वाला जो एंगल अल्फा है वो भी लिखना होता है, तो यहाँ पे कॉस अल्फा आ जाता है। और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट होती है टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के मुताबिक। सो कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। सो ये जो कॉइल हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, जब ये रोटेट करना स्टार्ट कर देती है तो इस वक्त ये अपने साथ अपने अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को भी रोटेट करवाती है। इसकी रोटेशन की डायरेक्शन ये वाली हमने बताई है इस तरह से। सो अगर हम टॉप व्यू लेते हैं तो हमें ये जो डायरेक्शन है ये किस तरफ दिखाई देगी, ये इस तरफ दिखाई देगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जाहिर बात है अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे इस जगह के ऊपर मौजूद हो तो हमें ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही होगी, लेकिन फिलहाल हम टॉप पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं। तो अब जब ये कॉइल रोटेट करेगी तो ये अपने साथ क्या करेगी, पॉजिटिव या कन्वेंशनल चार्जेस को लेकर रोटेट करेगी। अब अगेन एक्चुअली यहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स हैं, हमने सिर्फ पॉजिटिव एज्यूम किए हुए हैं। सो इनके ऊपर लगने वाली फोर्स नेगेटिव चार्ज कैरियर्स के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स का ऑपोजिट होगी, उसके उलट डायरेक्शन में होगी। सो अब जब ये चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, इस वाले चार्ज कैरियर की वेलोसिटी इनटू द पेज होगी। सो इसके ऊपर एक्ट करने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो QV क्रॉस B लिखी जाएगी। सो इस वजह से चूंकि Q प्लस E के इक्वल एज्यूम्ड है, जो डायरेक्शनल फार्मूला बनेगा वो बनेगा FB इज इक्वल टू प्लस V क्रॉस B। और अगेन अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और बोर्ड से बाहर आता हुआ ये z एक्सिस है, तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इनटू द पेज है माइनस के, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। अगर हम ये शॉर्टकट मेथड यूज करें जिसमें यहाँ I, J और K हैट लिखा हो, तो हम ये बात जानते हैं कि K क्रॉस I J के इक्वल होता है। सो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन माइनस J होगी। सो यहाँ पे करंट फ्लो करने की कोशिश कर रहा है अपवर्ड, और चार्ज बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है, ये है इसके ऊपर एक्ट करने वाली बैकवर्ड मैग्नेटिक फोर्स FB। और जब हम इस चार्ज कैरियर की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन बनता है FB इज इक्वल टू V क्रॉस B, डायरेक्शनल फार्मूला। अब V किस तरफ है, वो है
आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स आउटवर्ड है, तो इस डायरेक्शन में हमने z एक्सिस एज्यूम किया है और मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग है। आंसर आएगा प्लस j डायरेक्शन, तो इसके ऊपर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अपवर्ड होगी। दैट मींस यहां पे बैटरी चाह रही है कि इस तरफ करंट फ्लो करे और इन चार्ज कैरियर्स के ऊपर लगने वाली फोर्स चाह रही है कि करंट इस तरफ फ्लो करे। दैट मींस ये कॉइल घूमने के बाद जनरेटर की तरह एक्ट करना शुरू कर गई है। इसने अपने पोल्स बना लिए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसने अपनी ईएमएफ इंड्यूस कर ली है जो कि बैटरी के अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंसेस को अपोज कर रही है। सो अब जो नेट करंट का एक्सप्रेशन यहां पे बनेगा वो होगा I इज इक्वल टू V माइनस E ओवर R। अब हम वही केस कंसीडर करते हैं जो हमने स्टार्ट में कंसीडर किया था कि लेट से एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, वो एक आर्मेचर कॉइल जिसकी रेजिस्टेंस 2 ओम्स है उससे कनेक्टेड है, और यहाँ पे जो ईएमएफ बनेगा ना वो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो जनरेटर के एक्सप्रेशन से आएगा E इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। लेकिन ये एक्सप्रेशन ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का है जिसमें यहाँ पे साइन थीटा का आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हम नेगेटिव साइंस को खत्म करने के लिए यहाँ पे मॉड का सिंबल लगा देते हैं, और ये मॉड का सिंबल ये बताएगा कि ईएमएफ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रखेगी क्योंकि डीसी करंट है और कम्यूटेटर्स किसी भी जगह के ऊपर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स होने से रोक रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन के तहत यहाँ पे ईएमएफ बनेगी। लेट से हम सपोज कर लेते हैं कि जो ईएमएफ फॉर्म हुई है उसका मैग्नीट्यूड 11 वोल्ट है। सो अब जरा बताइए कि यहाँ पे जो आर्मेचर करंट होगा वो कितना होगा, वो होगा 12 वोल्ट माइनस 11 वोल्ट ओवर 2 ओम्स, दैट मींस 1 वोल्ट ओवर 2 ओम्स। दैट मींस I इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट पर ओहम या फिर 0.5 एम्पियर्स। अब जरा इसको कंपेयर कीजिए उस इनिशियल केस में जिसमें हमने कहा था कि मोटर स्टार्ट हुई है और स्टार्ट होते ही उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 6 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो ये करंट तो अब उस करंट की निस्बत 12 टाइम्स डिक्रीज कर गया है। अब जो हीटिंग इफेक्ट आएगा जूल्स लॉ के मुताबिक H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, इसमें रेजिस्टेंस उतनी ही रखते हैं, टाइम उतना ही रखते हैं, लेकिन अगर करंट 12 टाइम्स डिक्रीज हो गया है तो ये जो हीटिंग इफेक्ट है ये कितना डिक्रीज कर जाएगा, ये 144 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। इसके लिए हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं इस तरह से, मैथमेटिकली अगर प्रूव करना चाहें हम 2 दफा लिखते हैं और यहाँ पे एक दफा हम I2 H2 और यहाँ पे I1 और H1 का नाम देते हैं। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं। H2 ओवर H1 इज इक्वल टू I2 स्क्वायर RT डिवाइडेड बाय I1 स्क्वायर RT। RT से कैंसिल आउट होगा और एक्सप्रेशन बन जाएगा I2 ओवर I1। स्क्वायर्स हम यहाँ पे अलग-अलग भी लिख सकते हैं या फिर हम कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, I2 ओवर I1 होल स्क्वायर। अब हम ये बात जानते हैं कि इनिशियली जो करंट था वो कितना था, इनिशियली करंट था 6 एम्पियर्स और अब करंट कितना है वो है 0.5 एम्पियर्स, और इसका स्क्वायर करना है। दैट मींस ये बन जाएगा 1 ओवर 12 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1 ओवर 144। सो इसका मतलब है कि H2 ओवर H1 की जो रेशियो आएगी वो आएगी 1 ओवर 144। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं H2 रेशियो H1 इज इक्वल टू 1 रेशियो 144। या अब अगर कहा जाए कि H2 और H1 का रिलेशन क्या है तो आप लिख सकते हैं कि H1 को अगर हम 144 से डिवाइड कर दें तो H2 आएगा। सो इस तरीके से जब मोटर फुल स्पीड गेन कर लेती है तो उसकी अपनी ही बनाई गई बैक ईएमएफ उसके करंट को कंट्रोल कर लेती है। करंट कम हो जाता है तो हीटिंग इफेक्ट भी कम हो जाता है, कॉइल के जल जाने का चांस भी कम रहता है, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होती है उसकी वैल्यू भी डिक्रीज कर जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी E इज इक्वल टू PT, पावर रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी होती है, जिसे वर्क डन पर यूनिट टाइम भी लिख लेते हैं। तो जो एनर्जी सप्लाइड है वो पावर इनटू टाइम होती है। सो जो पावर है, पावर किसके इक्वल होती है, वो I स्क्वायर R के इक्वल होती है किसी सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, इसलिए जो एनर्जी है वो I स्क्वायर RT होती है, और यही एनर्जी हमने हीट एनर्जी के तौर पे लिखी थी। तो जब हीट एनर्जी कम होगी तो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी की घर कंज्यूम करेगा या मोटर कंज्यूम करेगी उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करना है। हम लिखेंगे व्हेन एन इलेक्ट्रिक मोटर सच एज electric drill is connected to a source of direct voltages, the armature current has large value as given by the following relation I is equal to V over R. The coil starts rotating around its axis. When it is rotating around its axis, the motor's winding act as
a loop that is rotating in external magnetic field, as in case of a DC generator. A back EMF is induced in the motor. Its magnitude is given by the expression E is equal to n omega AB sin theta under mod. mod का मतलब ये है कि हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है क्योंकि DC जनरेटर की बात हो रही है. So as a result, the current flowing through the motor decreases as described by the following relation: I is equal to V minus E over R. If the coil of the motor is not allowed to rotate for a while, there will not be any back EMF. The current flowing through it may be large enough to burn the winding wire of the coil. The developed back EMF in the motor reduces the net current so that current is not large enough to produce the heating effect as described by Joule's law, H is equal to I square RT, that can in turn burn the winding wire of the motor. So dear students, I hope आपको आज के short questions के आंसर समझ में आ गए होंगे. Dear students, remaining short question next lecture में continue करेंगे. Until the next lecture, Allah Hafiz.